हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको एनिमल न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो आपका फीडिंग मटेरियल्स होता है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में हमने आपसे बात कर ली थी। आज हम जो आपको बताएंगे वह होगा आपका फीडिंग स्टब्स के बारे में। क्या होगा? फीडिंग स्टब्स के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो फीडिंग स्टब्स क्या होते हैं, यानी कि जो आपका भोजन होता है पशुओं का, उन पशुओं के भोजन में कौन कौन से जो आपके चारे होते हैं उनका क्या रोल होता है और उनमें कौन कौन से सीएफ यानी कि जो आपको हम बता चुके हैं, क्रूड फाइबर या क्रूड प्रोटीन, सीपी, टीडीएन और जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी क्या मात्रा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। देखिए चीजें कुछ उसमें मैंने देखा तो उसमें मैंने पाया कि कुछ चीजें रह गई हैं, तो हम उनको क्लियर किए देते हैं कि जो भी आपका भोजन होता है, सबसे पहले एक चीज देखिए कि जो भी आपका भोजन होता है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं, जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं उनका विश्लेषण, पोषक तत्वों का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? पोषक तत्वों का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? जो आपके पशु पोषक तत्व होते हैं, पशुओं के भोजन में पाए जाने वाले जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं उनका विश्लेषण किसने किया? तो वैज्ञानिक थे हेमबर्ग एंड स्टोहमैन। कौन थे? स्टोहमैन नामक वैज्ञानिक थे। कौन से थे? हेमबर्ग एंड स्टोहमैन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? एक प्रयोगशाला थी। कौन सी प्रयोगशाला? विंडे प्रयोगशाला। विंडे प्रयोगशाला। तो ये जो आपकी विंडे प्रयोगशाला थी इसमें यह कार्य कर रहे थे। तब इन्होंने भोजन के पोषक तत्व का विश्लेषण किया और उन्होंने बताया, हेमबर्ग और स्टोहमैन ने, कि जो कि ये जो आपकी प्रयोगशाला थी यह कहां पर स्थित है? जर्मनी में। यह आपकी जर्मनी में स्थित है। विंडे एक प्लेस का नाम है जो कि जर्मनी में होता है, जर्मनी में है। और जो आपका विंडे प्रयोगशाला है कहां पर है? जर्मनी में। हेमबर्ग और स्टोहमैन ने बताया कि जो आपका भोजन होता है उसमें पोषक तत्व जो भी मात्रा में पाए जाते हैं उनकी कम से कम, उसमें कम से कम कितने पोषक तत्व पान होने चाहिए। तो उन्होंने बताया कि उसमें जो मुख्यतः पाए जाने वाले जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं उसमें आपकी एक तो नमी होनी चाहिए, मतलब आपकी मॉइस्चर होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए। दूसरा आपका क्रूड फाइबर मतलब सीएफ होना चाहिए। तीसरी आपकी क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए। चौथा आपका ईथर एक्सट्रैक्ट जिसे हम कह सकते हैं ईथर एक्सट्रैक्ट। तो ईथर एक्सट्रैक्ट को हम वसा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वसा भी कह सकते हैं। ठीक है। और देखिए नंबर 5 पर जो आता है आपका ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, और इसके अलावा आपका जो है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट NFE ये। और नंबर 6 पर आपका आता है एस। एस का मतलब होता है राख जिसे हम कह सकते हैं, भस्म जिसे हम कह सकते हैं। जलाने के बाद मिनरल जो भी आपका ड्राई मैटर होता है, ड्राई मैटर को जलाने के बाद जो भी आपकी राख या जो भी आपको बचा हुआ पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम एस या मिनरल्स के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट मतलब ऐसा एक्सट्रैक्ट जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ईथर एक्सट्रैक्ट मतलब इसे वसा कह सकते हैं। दूसरा क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन का मतलब होता है किसी भी भोज्य पदार्थ में पाई जाने वाली कुल प्रोटीन को हम क्रूड प्रोटीन कहते हैं। क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर यानी कि अपचित रेशे और नमी की मात्रा होनी चाहिए। देखिए नमी जो होती है वह हमने आपको पहले भी वीडियो में बता दी थी कि कौन सी घास में या कौन सी जो है आपके फॉडर्स होते हैं उनमें क्या इनकी मात्रा होती है नमी की। वाटर की बात हम कर चुके हैं। नमी को यदि हम यंत्र के आता है नमी की जांच करने के लिए तो वह होता है आपका हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इस जो आपका फॉडर है, यह जो आपका रफेज है, इसमें कितनी मात्रा है किसकी? नमी की। ठीक है, कितनी मात्रा है आपकी किसकी? नमी की। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये है आपका क्या, इसे हम नाम दे सकते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। क्या नाम दे सकते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस नाम दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किसके द्वारा किया गया भोजन का? हेमबर्ग और स्टोहमैन के द्वारा किया गया, जो कि एक विंडे प्रयोगशाला थी जो कि जर्मनी की थी। वहां पर उन्होंने बताया कि कम से कम उसमें इतने जो आपके पोषक तत्व हैं वह तो होने ही चाहिए, जिसमें आपका एक नमी है, क्रूड फाइबर है, क्रूड प्रोटीन है, ईथर एक्सट्रैक्ट और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, और नंबर 6 पर आपका एस या जिसे हम राख के नाम से जानते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे आप क्रूड
क्रूड फाइबर के नाम, क्रूड फाइबर तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स का जो भी स्टेम होता है, स्टेम का जो आपका आउटर पोर्शन होता है, उसमें जो भी हार्डी या थोड़ा कठोरपन जो भी लिए हुए होता है, उसे हम क्रूड फाइबर कहते हैं, रेसे होते हैं। यह आसानी से पचते नहीं है, या क्या होते हैं, यह आसानी से पचते नहीं है, ठीक है। तो इनमें जो आपका आता है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, ठीक है। तो यह आसानी से पचते नहीं है, इसे वही जानवर पचाते हैं जिनमें रूमेन पाया जाता है, रूमेनधारी जानवर, ठीक है। उसके बाद देखिए फीडिंग स्टफ्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फीडिंग स्टफ्स की, ठीक है। फीडिंग स्टफ्स से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह जो आपका स्टफ्स है, या यह जो आपका भोजन का प्रकार है, यह किस प्रकार का है, या कौन से, जैसे आपका ये जो फीड हो गया, ठीक है, फीड को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। एक तो हो गया आपका रफेज, एक तो हो गया आपका रफेजेस, और दूसरा हो गया आपका कंसंट्रेट। क्या हो गया, कंसंट्रेट, ठीक है। अब देखिए रफेज को हम कहते हैं चारा, चारा, और इसे हम कहते हैं दाना। क्या कहते हैं, दाना। इसे हम हिंदी में कहते हैं दाना, और इसे हम कहते हैं चारा, किसे, रफेज को। अब देखिए रफेज जो आपका चारा होता है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। किन दो भागों में, एक तो हमने इसे नाम दे दिया लेग्यूमिनस, क्या नाम दिया, लेग्यूमिनस, और दूसरा नाम दिया हमने इसे नॉन लेग्यूमिनस। क्या नाम दिया, नॉन लेग्यूमिनस। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्या क्वेश्चन होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रूड फाइबर और क्रूड टीडीएन के बारे में, क्रूड फाइबर और टीडीएन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो आपका क्रूड फाइबर होता है उसकी मात्रा क्या होती है, और टीडीएन की मात्रा क्या होती है। तो जो आपका क्रूड फाइबर होता है उसकी मात्रा रफेज में 18% से अधिक होती है। कितनी होती है, 18% है, मतलब मोर देन क्रूड फाइबर 18% से अधिक होता है। और टीडीएन की जो मात्रा होती है वह 11% तक होती है। किसकी, टीडीएन की मात्रा होती है किसमें, रफेज में, वह 11% तक होती है, ठीक है। सॉरी, कंसंट्रेट की यदि हम बात करें, तो कंसंट्रेट में आपका जो क्रूड फाइबर होता है वह आपका कितना पाया जाता है, वह 18% से कम होता है। और जो आपका टीडीएन होता है, टीडीएन की जो मात्रा होती है वह हम या तो यू कह लें कि 11% से अधिक होती है, या इसको एग्जैक्टली यदि हम बताएं तो 11 से 17% तक टीडीएन, मतलब टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टीडीएन का पूरा नाम होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से जो आपके पिछले वीडियोस हैं इसके एनिमल हस्बेंड्री या जो आपका एनिमल न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है वह वीडियो हमने आपके डाल दिए, तो प्लीज उनको देख सकते हैं। टीडीएन 11 से 17% तक होता है, और सीएफ इसमें 18 से कम होता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसंट्रेट में सीएफ की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है। तो उसी प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, टीडीएन कितने प्रतिशत होता है, और आपका रफेज में टीडीएन कितने प्रतिशत तक होता है, और सीएफ कितने प्रतिशत तक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए लेग्यूमिनस पाउडर और नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस पाउडर और नॉन लेग्यूमिनस का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें या ऐसे चारे जो आपके दलहनी होते हैं, दलहनी का मतलब जो दाल वाले होते हैं, दाल वाले का मतलब ऐसी फसलें जिनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो जो भी आपके राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं वह आपके अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि जो भी आपका लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है उनको हम एक साइड लिख लेंगे, और जो भी आपके नॉन लेग्यूमिनस चारे होते हैं उनको हम एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आपका लेग्यूमिनस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सॉरी टीडीएन में एक चीज गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे जो टीडीएन होता है वह 60% से, टीडीएन जो रफेज में होता है वह 60% से कम होता है, और ये जो आपका टीडीएन होता है यह आपका 60% से अधिक होता है। एक चीज आपकी गड़बड़ हो गई थी, उसको देख लेना कि जो आपका टीडीएन है वह रफेज में 60% से कम होता है, और जो आपका कंसंट्रेट है उसमें टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स की यदि हम बात करें तो इसमें डीसीपी की मात्रा पूछी जाती है। डीसीपी का मतलब होता है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होती है उसकी मात्रा 2 से 3% तक होती है। कितनी होती है, 2 से 3% तक होती है, और टीडीएन की मात्रा इसमें होती है आपकी 11%, ठीक है। इस चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था,
ठीक है, तो इसको सही कर लेना। टीडीएन जो होती है आपकी इसमें 11% तक होती है। अब नॉन लेग्यूमिनस चारे जो फॉडर की हम बात करें तो इसमें जो आपका डीसीपी होता है वह आपका 0.5 से 2% तक होता है डीसीपी। और यदि हम टीडीएन की बात करें तो टीडीएन आपका 11 से 17% तक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। डीसीपी नॉन लेग्यूमिनस चारे जो होते हैं, जो नॉन लेग्यूमिनस फाइबर होते हैं उसमें 0.5 से 2% तक होती है। और आपकी टीडीएन यानी कि टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स जो होता है वह 11 से 17% तक होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस की यदि हम थोड़ी सी और बात करें तो जो भी आपके लेग्यूमिनस चारे होते हैं, जो भी आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, उनको हम पुनः दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो होता है आपका ड्राई फॉडर और दूसरा होता है ग्रीन फॉडर। क्या होता है, एक तो होता है आपका ड्राई फॉडर और दूसरा होता है आपका ग्रीन फॉडर। तो ड्राई फॉडर, अब देखिए दिमाग लगाइए और कुछ इस प्रकार से आप सोचकर भी इन चीजों को लिख सकते हैं कि ऐसी फसलें जो लेग्यूमिनस भी हो और सूखी हुई भी हो, उसका हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे। तो देखिए जैसे आपका पी स्ट्रा हो गया। पी स्ट्रा का मतलब होता है मटर का जो भूसा होता है। पहले देखिए मटर जो होती है वह आपकी क्या होती है, मटर जो होती है वह आपकी लेग्यूमिनस होती है। अब उसको यदि हम सुखा लेंगे तो जो आपका भूसा होगा वह ड्राई ही तो होगा। ड्राई का मतलब होता है, ड्राई मैटर का मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप से नमी की मात्रा को यदि हम अलग कर देते हैं तो जो आपका मटेरियल बचता है वह आपका ड्राई मैटर कहलाता है। ठीक है, किसी भी फीडिंग मटेरियल में दो ही बड़े पोर्शन, मुख्यतः दो पोर्शन पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका नमी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट, जिसे हम वाटर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है आपका ड्राई मैटर। ड्राई मैटर को हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं या इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और दूसरा आपका इसे हम विटामिन के नाम से भी, विटामिन में भी इसे हम कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और लेकिन जो मुख्यतः इसके जो पार्ट होते हैं वह आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो जैसे आपका ड्राई हो गया, ड्राई पाउडर में आपका पी स्ट्रा हो सकता है। दूसरा आपका अरहर का जो स्ट्रा होता है, अरहर का जो भूसा होता है, क्योंकि जो अरहर होती है वह भी आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है। ठीक है, दूसरी आपकी हे ऑफ लूसर्न, जो आपका लूसर्न होता है उसकी यदि हम हे को सुखा लेते हैं तो वह भी आपकी लेगुमिनस क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाती है और ड्राई मैटर। अब देखिए ग्रीन, अब ऐसी चीजों को चूज करिए जो कि आपकी लेगुमिनस भी हो, मतलब दलहनी भी हो, और वह जो है हरी हो। तो जैसे आपकी होती है बरसीम, जैसे आपकी होती है बरसीम होती है, इसके अलावा लूसर्न होती है, और इसके अलावा आपकी काउपी मतलब लोबिया होती है। क्या होती है, काउपी, यानी कि जिसे हम लोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यानी कि ग्रीन फॉडर या ग्रीन रफेज की यदि हम बात करें तो जो कि आपका लेग्यूमिनस होगा वह आपका बरसीम, लूसर्न और काउपी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लूसर्न है, लूसर्न है तो दलहनी चारा या अदलहनी चारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यदि लूसर्न के बारे में पता होगा तो आप लगाएंगे कि यह लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। ठीक है, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स की यदि हम बात करें तो इसको भी हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया। एक तो ड्राई हो गया और दूसरा आपका ग्रीन फॉडर हो गया। ठीक है, एक तो आपका ड्राई फॉडर हो गया और दूसरा आपका ग्रीन फॉडर हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये देखिए ये आपका ड्राई पोर्शन हो गया और यहाँ पर हम लिख देंगे आपके बचे हुए जो आपके ग्रीन फॉडर होते हैं। जैसे देखिए नॉन लेग्यूमिनस की यदि हम बात करें तो नॉन लेग्यूमिनस में जो आपका देखिए पैडी स्ट्रा हो सकता है। पैडी स्ट्रा मतलब धान का जो भूसा होता है वह हो सकता है। व्हीट का भूसा हो सकता है, व्हीट स्ट्रा आ जाएगा इसमें, व्हीट स्ट्रा आ जाएगा। और जो आपकी क्या होगा, हे ऑफ, हे ऑफ ओट मतलब जो जई की जो हे होती है उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं आपके ड्राई। अब देखिए ग्रीन फॉडर की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, ग्रीन फॉडर की, तो जो आपका ग्रीन फॉडर होता है वह क्या होते हैं, कैसे, अदलहनी। अदलहनी में आपका देखो मक्का की जो चरी होती है, ज्वार होता है, ठीक है, बाजरा होता है, इनका जो हम कलेक्शन करते हैं, जब इसकी कड़वी जो होती है ना, कड़वी के नाम से जानते हैं, कड़वी या चरी के नाम से जानते हैं, तो इसका प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है। तो और नॉन लेग्यूमिनस के अंतर्गत ग्रीन फॉडर में हम मक्का यानी कि मेज का प्रयोग कर सकते हैं, सोरगम मतलब ज्वार का प्रयोग कर सकते हैं, और जो भी आपकी जो बाजरा, इनकी जो कड़वी होती है, ठीक है, तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं।
दैट इज द नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, ठीक है। और लेग्यूमिनस में जो आपका आता है ड्राई और ग्रीन फॉडर में हमने आपको बता दिया। तो ये आपका पोर्शन था आपका किसका, रफेज का। रफेज को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक तो आपका लेग्यूमिनस, दूसरा नॉन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया, ड्राई मैटर और ड्राई फॉडर और ग्रीन फॉडर, ठीक है। उसमें जो भी आपके आते थे उनको हमने बता दिया। दूसरा आपका आता है नॉन लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया, ड्राई फॉडर और ग्रीन फॉडर, ठीक है। उसके अंतर्गत जो भी आपका आता था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब देखिए ग्रीन में इसमें एक चीज और आ सकती है, जैसे आपके जो अभी आपके क्या हो सकता है, जैसे आपकी घास होती है कौन सी, पैराग्रास, पैराग्रास भी हो सकती है और नेपियर ग्रास भी हो सकती है। नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास और पैराग्रास को भी हम इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इतना पोर्शन जो था यह आपका था रफेज का, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और यदि इसके आपको जो नोट्स हैं वह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और जो भी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। कंसंट्रेट के बारे में यदि हम बात करें तो कंसंट्रेट में जो है वह क्या होता है, कंसंट्रेट के बारे, अब अभी तो हमने रफेज का क्लासिफिकेशन किया, अब देखिए बोर्ड है वह उसी प्रकार से आएगा। तो कंसंट्रेट को हम यहीं पर क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एक तो होता है फीड रिच इन प्रोटीन और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा भोजन जिसमें फीड पाया जाता है कौन सा, रिच इन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ऐसा भोजन, ठीक है। और दूसरा भोजन जिसमें रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्ब लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम शॉर्ट में कार्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है और ऐसे भोजन जिनमें प्रोटीन की अधिकता होती है उनको हम पुनः क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे रिच इन प्रोटीन की यदि हम बात करें तो इसमें आ सकता है आपका ऑयल सीड, ऑयल सीड, ऑयल सीड एंड इसके अलावा केक भी आ सकती है। केक को हम हिंदी में खली कहते हैं, जो आपकी केक होती है, केक उसको हम हिंदी में कहते हैं खली। जैसे आपने पढ़ी होगी मूंगफली की जो खली होती है, जैसे खली का मतलब होता है जैसे आपकी जो सरसों होती है, सरसों को आप उसकी पिराई करवाते हैं, उसमें जो भी आपका 40 से 42% तेल निकलता है, तेल के बाद जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है वही खली होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसे हम अपने गांव में खर के नाम से जानते हैं, और उसी को हम अपने जो भी जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको हम खिला देते हैं। तो वही आपकी केक होती है। टेक्निकली टर्म एनिमल न्यूट्रिशन की भाषा में उसे हम केक के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहें तो उसे हम खली के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी ऑयल सीड केक होती है उसमें आपकी किस किस की खली हो सकती है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपकी मस्टर्ड केक हो सकती है, मस्टर्ड केक इसमें इंक्लूड की जाएगी। मस्टर्ड के बाद ग्राउंड नट केक हो सकती है, ग्राउंड नट केक, ग्राउंड नट केक। उसके अलावा इसके अलावा आपकी जो लिनसीड केक हो सकती है, मतलब अलसी जो होती है, अलसी, तो लिनसीड केक हो सकती है। उसके अलावा जो है आपकी लिनसीड के अलावा आपकी जो है कॉटन सीड, कॉटन का जो सीड होता है, कॉटन सीड, बिनोला, ठीक है, तो वह भी आपका इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका इसमें मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट, लिनसीड और कॉटन, यानी कि ऐसे केक जो कि आपके कैसे होते हैं, ऑयल सीड, मतलब तिलहनी होते हैं। कैसे होते हैं, तिलहनी होते हैं, तिलहन होते हैं, उनकी हम खली का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। उनमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निम्न में से प्रोटीन की अधिकता होती है, तो इसमें से कैसे एक दे देगा, मान लीजिए उसने दे दिया ग्राउंड नट केक, ठीक है, और दूसरा आपको ऐसा देगा जिसमें अधिकता होगी कार्बोहाइड्रेट की। तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें अधिकता होगी कार्बोहाइड्रेट की। तो यदि आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ऑयल सीड केक। इसी को दोबारा यदि हम क्लासिफाई करें तो यहीं पर आता है आपका इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट। तो जो भी आपका इंडस्ट्रियल एनिमल बाई प्रोडक्ट होता है, इंडस्ट्रियल एनिमल बाई प्रोडक्ट जो भी होता है आपका एनिमल से निकला हुआ जो भी आपका बाई प्रोडक्ट होता है, उसमें जो है क्या क्या आ सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका नंबर 1 फिश मील, फिश मील, ठीक है। दूसरा आपका बोन मील, बोन मील। और तीसरा होता है आपका मीट मील, क्या हो सकता है, मीट मील। और चौथा जो है वह है आपका ब्लड मील, ब्लड मील,
यानी कि इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फिश मील का मतलब होता है जो मछली का चूड़ होता है उसका, उसको कहते हैं। बोन मील मतलब हड्डी का चूड़ होता है। मीट मील यानी कि मांस का पिसा हुआ चूड़ होता है। और ब्लड मील मतलब जो कि आपका सूखा हुआ रक्त होता है उसका हम चूड़ बना लेते हैं। तो दिस इज द बाई, जो आपका एनिमल प्रोडक्ट होता है, तो यह जो है आपके एनिमल के बाई प्रोडक्ट होते हैं। इनके मरने के बाद, इनके मरणोपरांत इनका हम चूड़ बना लेते हैं, जो कि इसका कंज्यूम फिर पुनः आपके जो आपके एनिमल्स होते हैं वह करते हैं और अपनी जो आपकी ऊर्जा की शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन इनमें पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हमने, जो आपके रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ऐसे फीड जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, उसको हमने पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया। इसका यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इतने का ले सकते हैं। ठीक है। नोट्स इसके जो है हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं रिच इन कार्बोहाइड्रेट की। तो जो आपका रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हमने पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया। ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को एक तो होता है आपका ग्रेन, ग्रेन हो सकता है ग्रेन, और दूसरा इधर पर हम लिख सकते हैं ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट। क्या हो सकता है? ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट, ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपका ग्रेन होता है उससे जो भी आपका उत्पाद निकलता है बाई प्रोडक्ट होता है। जो भी आपका प्रति उत्पाद निकलता है उसे हम बाई प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? ग्रेन में आपका मेज, ओट और बार्ले। मेज हो सकता है, ओट मतलब जई, और आपका बार्ले मतलब जौ। तो इनमें जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसे दाने जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है वह कौन कौन से होते हैं? मेज होता है, ओट होती है और बार्ले होती है। ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आप गेहूं का जो आपका आटा होता है उसको हम क्या करते हैं, जब हम चलनी से छानते हैं, जो आपकी छलनी होती है उससे हम जब छानते हैं, तो छानने के बाद एक उसमें चोकर, जिसे हम ब्रान के नाम से जानते हैं, ब्रान होती है, वह निकलती है। तो वही गेहूं का क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसमें व्हीट ब्रान हो सकती है, व्हीट ब्रान हो सकती है, दूसरी आपकी पैडी ब्रान हो सकती है, या राइस ब्रान हो सकती है। क्या? राइस ब्रान कह सकते हैं, राइस ब्रान कह सकते हैं। और जो आपका एंड ग्राम एंड जो भी आपकी अरहर होती है उसकी जो चूनी, इसे भी हम ब्रान के नाम से भी जानते हैं और इसे हम चूनी भी कह सकते हैं। तो उसकी जो चूनी होती है, और एक चीज और आती है इसमें, जो आपकी राइस होती है, राइस के ऊपर जो होने वाली पॉलिश होती है उसका प्रयोग भी हम ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग? ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट के रूप में किसका प्रयोग? आपकी राइस पॉलिश, व्हीट ब्रान, राइस ब्रान और ग्राम एंड अरहर की चूनी, या ग्राम एंड अरहर ब्रान और राइस पॉलिश में करते हैं। और जो ग्रेन्स होते हैं उसमें आपका मेज है, ओट है और बार्ले है। तो इन सभी चीजों का प्रयोग जो है किया जाता है अपने पशुओं को खिलाने के लिए। ठीक है। आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, फीडिंग स्टफ्स, अपने पशुओं को हम क्या क्या खिला सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो भी आपका बचा हुआ है कि टाइप्स ऑफ राशन, राशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उनकी क्या मात्रा होती है, पशुओं को क्या मात्रा उनकी दी जाती है। यानी कि 1 किलोग्राम यदि हमारा पशु दूध दे रहा है तो उसको कितना राशन दिया जाएगा प्रति प्रति 24 घंटे में। ठीक है। और देखिए, जैसे आपका जो भी आपका हरा चारा है, यदि हरे चारे की उपलब्धता है तो हम उसे क्या देंगे, और जो आपका कंसंट्रेट है तो हम उसे कितना देंगे। और यदि वह वूल प्रोडक्शन करता है, या वह प्रेगनेंसी अवस्था में है, या वह जो है उसका हमें स्टीमिंग अप करना है, फ्लशिंग क्या होती है, स्टीमिंग अप क्या होती है, वीनिंग क्या होती है। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा शेयर वेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और अपने दोस्तों तक वीडियो को अवश्य पहुंचा दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। और एक बार लाइक अवश्य कर दिया करें, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत कुछ सफल हो रही है। ठीक है। तो आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।